नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे हम टॉप 150 क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले समय कम रहता है और हमारे मन में रहता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेंड कर पाएँ। तो ये वीडियो के माध्यम से क्लास आपको है। इस क्लास को आप लोग देखेंगे एग्ज़ाम के पहले तो 150 प्रश्न जो हैं आपको अधिकतम मार्क्स अटेंड करने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम पर, और इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है एग्ज़ाम के पहले अवश्य पूरा देख कर जाएँ, एक एक क्वेश्चन देख कर जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर पा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक मैराथन क्लास है 150 क्वेश्चन की, यानी 150 प्रश्नों की, बाय जयसवाल सर, यानी मैं आपके साथ विजय जयसवाल। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण व परिस्थिति का जैविक घटक क्या है? तो सभी को पता है वनस्पति जो है ये जैविक घटक हो जाती है। पर्यावरण व परिस्थिति का जैविक घटक क्या हो जाएगा? वनस्पति जो यहाँ पर जैविक घटक हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण एवं परिस्थिति का भौतिक घटक क्या है? तो पर्यावरण एवं परिस्थिति का जो भौतिक घटक है वह आपका प्रवाहित जल है, यहाँ पर भौतिक घटक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसकी पारिस्थितिकी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी या परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो टांसले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी या परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था। पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है आपका ये क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। छठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? जो हमारे वन होते हैं उनमें पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उनमें कवक को जो है दोस्तों अपघटनकर्ता के रूप में जो है सम्मिलित किया जाता है। सातवां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के सहितार्थ किसे बनाया गया है? तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में सहितार्थ जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या होता है? अगर हम देखते हैं वनों को नष्ट कर रहे हैं तो इसका जो है कुप्रभाव की बात करेंगे तो क्या होता है? मृदा अपरदन हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे काटे जाएंगे, क्या है, इससे मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को क्या है एक बांधने का कार्य करती हैं, इसलिए मृदा अपरदन की बात करेंगे। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? देखिए, पहाड़ों पर काफ़ी नमी जल तो होता है लेकिन मरुद्भिद क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा जो है उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होने के बाद भी मरुद्भिद होता है। 10वां प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका झील हो जाएगा। वैसे तालाब भी होता है, आप देखते होंगे ज़्यादातर तालाब ऑप्शन है, लेकिन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पर जो उदाहरण आपका झील हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका खेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और सभी प्यारे मित्र, आई होप इस इम्पोर्टेंट वीडियो को, सिलेक्शन वाली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैराथन क्लास है, ये आपके 40 से 50 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रवाल भित्ति उदाहरण है। लवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका प्रवाल भित्ति है। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वह यहाँ पर देखिए तालाब आ गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वह पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक अजैविक घटकों को जोड़ते हैं। किसकी बात करें? अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं।
मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। पेड़ पौधे लगाकर ही वन को मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो उसकी जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं वह पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। कौन? जलवायु संबंधी कारक की बात कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारिस्थितिक संबंधों का आधार क्या है? वह पोषण संबंध आधार होता है। अगला है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना जो हरे पादप होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, फिर यह रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, वह हमारे कहलाते हैं हरे पादप। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके पर्णहरिम द्वारा ये सारी क्रियाएं कौन करते हैं? हरे पादप ही करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के जो स्वपोषी घटक हैं वह पादप कहलाते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं, जैसे तिलचट्टा हो गया, जो पेड़ पौधों हरे पौधों को खाते हुए प्राथमिक उपभोक्ता कहला जाते हैं। और उत्पादक जो यहाँ पे हरे पौधे होते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो सभी को पता होगा, DDT की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? देखिए, मरुस्थलीय जो भवन होता है वह बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह हरे पत्तों का उत्पादन करते हैं, हरे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका सेवन करते हैं, इसलिए वह शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं, वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। कुत्ता दोस्तों किस वर्ग में आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। कुत्ता जो होता है, क्योंकि कुत्ता जो है पेड़ पौधे नहीं खाता है, ठीक है, कुत्ते क्या खाते हैं? ये द्वितीयक में आ जाएगा, जो पेड़ पौधे खाता है ये उनको खाता है। अगला है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आता है? तो सर्वाहारी जो जंतु होता है वह द्वितीयक उपभोक्ता कहला लेता है। सर्वाहारी मतलब मांसाहारी, और किसकी बात कर रहे हैं सभी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सर्वाहारी मतलब समझ गए होंगे किस वर्ग में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में वह सर्वाहारी जंतु कहलाता है। तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है? तो बाज यहाँ पर आपका तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो शेर को भी तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित किया जाता है। गिद्ध आपका किस वर्ग में आता है? तृतीयक उपभोक्ता आपका गिद्ध कहलाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो दीमक जो है यह सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो अपघटक जीवों का उदाहरण जो है आपका यहाँ पर कवक कहलाता है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया जो है आपके अपघटक श्रेणी में सम्मिलित है। जैवभार में कौन सम्मिलित है? तो जैवभार में आपके समस्त जीव जो है जैवभार में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है सभी को पता होगा, शनाब सूर्य की बात करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। काफ़ी सरल प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कौन सा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो होती है वह रूपांतरण रूप में होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कौन होता है? रूपांतरण रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? यानी कि ऊर्जा का खत्म होना। ह्रास का मतलब यही होता है कि लॉस होना या ह्रास होना, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लॉस हो रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो ह्रास है वो किससे होता है? वह रूपांतरण से होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पादपों से शाकाहारी जीवों में जो है लगभग 10% जो है ऊर्जा पहुंचती है। और 10% का नियम किसने दिया था? आप लोग कमेंट करें, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है।
परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह सदैव एक दिशात्मक रूप में होता है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो परिस्थिति तंत्र में जो है दोस्तों ऊर्जा सदैव जो है आपके उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। आई होप आप यहाँ पे सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपनी टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की कि परिस्थिति तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो परिस्थिति तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का जो प्रवाह है वह चक्रीय रूप में होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत शोर कौन सा होता है? सौर विकिरण। देखिए गैर परंपरागत और परंपरागत इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए गैर परंपरागत यहाँ पे सौर विकिरण हो जाएगा और बाकी जो परंपरागत है आप लोग समझ ही चुके होंगे। औषधि चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो औषधि चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो खाद्य श्रृंखला की जो प्रत्येक कड़ी होती है वह पोषण स्तर कहलाता है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो हरे जो पादप होते हैं भोजन श्रृंखला के प्रारंभ या प्रथम स्थान पर होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो जीवों के मध्य जो है भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना, खाद्य जल मत करिए आइएगा, ठीक है। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को यह खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? सभी कमेंट करें। तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण जल चक्र, औषधि, खाद्य या जंतु श्रृंखला किससे होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। इससे भी पता चल रहा है कितनी आपकी तैयारी चल रही है, कितना आपका प्रिपरेशन है। और आप लोग अंत में ये भी बता सकते हैं 150 में से आप लोगों का स्कोर कितना है। तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है किसके द्वारा होता है? सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर जो है मिलने से क्या होता है? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर से मिलने से क्या होता है? खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होता है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? तो खाद्य श्रृंखला की जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वह सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। अब बात करेंगे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित अब हम महत्वपूर्ण यहाँ पे 50 प्रश्न करेंगे। ओरण किसे कहते हैं? तो पवित्र वन को दोस्तों यहाँ पर ओरण कहा जाता है। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहा जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो विश्व जैव विविधता संरक्षण से नगोया प्रोटोकॉल यहाँ पे संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि को लक्ष्य रखा? तो यहाँ पर आपके 17% जो है संयुक्त जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 70% भूमि का लक्ष्य रखा था। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो चंदन जो है भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में यह सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट के घाट को सघन सदाबहार वनों को शोला कहा जाता है। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता आपके पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो सभी को पता होगा, इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा जो है जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वह आपके असम राज्य पर स्थित है। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होना है। वायुमंडल प्रदूषक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल प्रदूषक गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। हम बात कर रहे हैं जिसका फार्मूला SO2 होता है।
ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके जीवाश्म ईंधनों का दहन होना। जीवाश्म ईंधन के दहन होने से CO2 का उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो अल्पजीवी सबसे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे जो है अल्पजीवी है वह है मीथेन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका सूत्र CH4 होता है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में होता है? तो नायलॉन के उद्योग पर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ होती हैं। रासायनिक क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो मात्र जो रासायनिक क्रिया होती है उनसे CFC का जो है निर्माण होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला वह आपका घरेलू उपकरण एयर कंडीशनर होता है। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता या सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो वनों को नष्ट करना होगा या आपके ग्लेशियर्स का निर्माण करना होगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों को उत्तरजीविता या सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा आपके वनों को नष्ट करना होगा। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है। सूखा या ड्राफ्ट को नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है? तो वनों से वर्षा होती है। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो जीवों में खाद्य श्रृंखला का जो समुचित क्रम है, घास को कीट खाते हैं, कीट को पक्षी खाते हैं और पक्षी को सर्प यहाँ पे। तो यह क्या है? जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम आपका यह कहला जाएगा। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो दोस्तों मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया आपको क्या कहलाएगा? एजेटोबैक्टर की बात करेंगे। एस्ट्रोसाइड क्या है दोस्तों? यह एक क्षुद्रग्रह है। एस्ट्रोसाइड क्या है? आपका यह एक क्षुद्रग्रह कहलाता है। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव से यह जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो वह होती है मछलियाँ। किसी तालाब के परितंत्र में एक प्रकार जीव के एक से अधिक पोषण स्तर पाए जाते हैं, वह होगी यहाँ पर मछलियाँ। भारत में भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग के वन लगे हुए हैं? अब नीचे कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान सरल सा प्रश्न है कि हमारे भारत में भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं। नहीं पता तो गूगल करके जरूर सर्च करें, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो आपका स्वीडन जो है ऐसा है जो कार्बन मुक्त देश कहलाता है। अगला प्रश्न है GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV शब्द का पूर्ण रूप जो होता है वह जेन्स क्रोनेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का होता है। टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो टेलीविज़न जो रिमोट कंट्रोल होता है वह अवरक्त प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर है कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? जल संरक्षण के, ग्रीन इंडिया प्लान के, या सतत विकास के, या आपके सौर ऊर्जा उत्पादन के? तो जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना के में जो है उसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया वह है सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है। निगमन पादप, प्लावी पादप, झाड़ी प्लावक, या हम बात कर रहे हैं निगमन पादप की बात करें। दोस्तों 6 मीटर गहरे तालाब में
अनुक्रमण का जो सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो 6 मीटर गहरे तालाब में निगमन पादप, प्लावी, रीढ़, शाक, झाड़ी, फिर आपका वृक्ष आएगा। एक परितंत्र में क्या होता है? तो किसी एक परितंत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। किसी एक परितंत्र में जो प्राथमिक उत्पादक की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होती है, यानी जो तिल चड्डा वगैरह जो पत्तियों को खाते हैं, हरे पौधों से इनका भोजन प्राप्त होता है, तो वहाँ पे जो भोजन ग्रहण करते हैं उनकी संख्या कम होती है और जो भोजन होता है वह ज़्यादा होता है, यानी प्राथमिक उत्पादों की संख्या जो है उपभोक्ताओं से अधिक होती है, यानी पेड़ पौधे पत्तियों की संख्या अधिक होती है। इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? तो इकोसिस्टम के अजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण होता है। चने के पौधे या साइसर एर्टिनम द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहा जाती है? तो चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा में पूरे इकोसिस्टम में जो है सकल उत्पादन कहलाती है। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत उपयुक्त दोनों को सम्मिलित किया जाएगा, जीवाणु कवक को और केवल सूक्ष्म जीवों को, इन दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। भोजन श्रृंखला का सही क्रम सभी को पता होगा, कौन होगा नीचे कमेंट करें। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? गिरी पत्तियां, जीवाणु, कीट, लार्वी। आपका स्क्रीन पर टिक लगा हुआ तो ऑलरेडी आप लोग यही टिक करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह है नीचे से ऊपर की ओर पोषण स्तर पर कम हो जाता है, यह कौन सा नियम है? तो दोस्तों इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह है नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम होता है, यह नियम जो है ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम है। नेपेंथिस क्या होता है? तो नेपेंथिस एक जो है प्राथमिक उत्पादक होता है। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता तो है, लेकिन उसका ट्रॉफिक स्तर क्या है? तो एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर जो होता है वह प्रथम होता है। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प जो होता है इंसेक्ट को खाता है, वह इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर क्या कहलाएगा? यानी जो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता इंसेक्ट हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता जो है सर्प हो गया और तृतीयक उपभोक्ता आपका मोर कहला जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर का जो क्रम है यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन पिरामिड शीर्ष कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मोर को कोई यहाँ पे नहीं खाने का दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो भोजन का पिरामिड है वह शीर्ष कहलाया जाएगा, क्योंकि मोर का पूछा जा रहा है। किसी एक हाइड्रोशेयर में पौधे का जो सही अनुक्रम क्या होता है? तो किसी एक हाइड्रोशेयर में पौधे का जो सही अनुक्रम है वह पिस्टुआ वाल्वस्पियरस हाइडेला वलूट लोटेना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अच्छे तरीके से इनको अटेंड कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण जो होता है वह कौन प्रदान करता है? तो विश्व आर्थिक मंच करता है। विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण जो है विश्व आर्थिक मंच करता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि परिष्कृत दृष्टिकोण से पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बीच जो है अच्छा संपर्क होने के रूप में जो महत्वपूर्ण अधिक है वह दोस्तों सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो एक टाइगर रिजर्व है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिव इंजीनियरिंग अनुमोदित समिति का गठन किसके अधीन किया गया? तो ऑप्शन नंबर किसकी बात करेंगे? पर्यावरण अधिनियम के। किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदित समिति गठन किसके अधीन किया गया? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है।
परितंत्र या अर्थात इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं उनको परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। ये प्राणी जो है समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनको रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी अर्थात सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का जो अनुप्रयोग है वह जंतुओं की जननी क्लोनिंग करना। अगला है आपका दोस्तों 100वां प्रश्न यह है, ट्रांसक्रिप्टोम किस निर्देशित करता है? तो जो ट्रांसक्रिप्टोम होता है वह किसे निर्देशित करता है? तो किसी जीव द्वारा अव्यक्त आरएनए अणुओं को श्रृंखला को और जो पूर्ण श्रृंखला को, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो आरएनए के अणु हैं उनको पूर्ण श्रृंखला को जो है ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है। अब बात करेंगे 50 प्रश्न और को। टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 50 प्रश्न और करेंगे। ये 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम को, स्कोर को और अधिकतम मार्क्स अटेंड करवाएंगे, अधिकतम स्कोर आप लोग प्राप्त करेंगे। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम जो है कितनी कड़ी हो सकती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम जो है 4 से 5 कड़ियाँ हो सकती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार के क्रम अनुसार दर्शाए जाए तो बनने वाली आकृति जो है वह हमारी पिरामिड कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो समस्त शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसे होता है? तो एक घास स्थल में संख्या जो पिरामिड होता है वह सीधा होता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो जैव भार का उल्टा पिरामिड जो है आपके महासागर पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो यहाँ पर पहले पादपों में होगी, क्योंकि इसके बाद सभी को पता है 10% का नियम आपको सभी को पता होगा। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर में निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो अंतिम में जाएगी जो होता है वो बात करेंगे शेर में। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण यहाँ पे देखिए, सभी कमेंट करें। हिरण तो होगा नहीं, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डा भी प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर यहाँ पे अंतिम हो जाएगा, तृतीयक में आ जाएगा, लेकिन मेढक जो है यहाँ पे आपका द्वितीयक उपभोक्ता कहला जाएगा। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में जो है कहाँ पर समाप्त होती है? तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला आपके अपघटक पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, किसी पारिस्थितिक तंत्र में समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होता है। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहा जाता है? तो जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा जो प्रतिस्थापन होता है वह पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में मृदुओं का अध्ययन होता है। जैसे पेडागोजी में आपके जो है किसका होता है? शिक्षा शास्त्र का अध्ययन होता है। उसी प्रकार पेडोलॉजी में जो है आपके मृदुओं व श्वेस का अध्ययन होता है। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी पर आते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं वह दोस्तों अपघटक के श्रेणी पर आते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं सामान्यतः है 3 प्रकार के होते हैं। धान के विभिन्न प्रकार की किस्में जो हैं उदाहरण कौन होगा? तो धान की विभिन्न प्रकार की किस्मों का उदाहरण आनुवांशिक विविधता होती है।
सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जातिगत विविधता आपके विषुवत-रेखी सदाबहार वन में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो सभी को पता होगा, सबसे कम आपके जैव विविधता जो है, नीचे कमेंट करें। सबसे कम जैव विविधता आपके दोस्तों ध्रुवीय प्रदेशों पर पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेशों पर क्यों होता है, आई होप आप लोग पता होगा। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है आपके अफ्रीका महाद्वीप पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश आपका जो है भारत है। लेकिन आप बोलेंगे सर्वाधिक जैव विविधता जो किस, क्योंकि महाद्वीप की बात कर रहे हैं और देश में आपका भारत आता है। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय पार्क जो नेशनल पार्क होता है दोस्तों, उसमें जो है संपूर्ण परितंत्र इकोसिस्टम के लिए जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय जैव विविधता को अल्फा जैव विविधता कहा जाता है। बीटा जैव विविधता किसको कहा जाता है? तो भारत को जो है बीटा जैव विविधता कहा जाता है। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहा जाता है? तो वैश्विक को गामा कहा जाता है। अब तीनों आपने समझ गए होगा कि अल्फा को स्थानीय जैव विविधता, बीटा को भारत की जैव विविधता और गामा को आपको वैश्विक जैव विविधता कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखीय वन जो है वैश्विक जैव विविधता का उदाहरण। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 50% से अधिक जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग आपके 14 लाख के आसपास है। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मेगा डाइवर्सिटी देश में रखा गया है। भारत में जीव जातियों या जीव जंतुओं की ज्ञात संख्या लगभग आपके 1 लाख है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछला जो प्रश्न था वह विश्व के जीव जंतुओं की ज्ञात जाति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भारत में जीव जंतुओं की ज्ञात संख्या यहाँ पर बात कर रहा है वह है 1 लाख लगभग। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके राजस्थान शहर पर स्थित है। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो वह होती है भौगोलिक दशाएं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो तप्त स्थल कहते हैं, क्योंकि जैव विविधता प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल है, ये तप्त स्थल होता है। भारत का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कौन सा है? वह है भारत का जो है पश्चिमी घाट, यह भारत का हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहलाता है। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप को निश्चित किया गया है? तो दक्षिण अमेरिका को जो है सर्वाधिक हॉट स्पॉट जो है महाद्वीप निश्चित किया गया है। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? तो आपके यूरोप महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। पृथ्वी की सतह पर जलवायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जलवायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल जो है आपका जीव मंडल कहलाता है। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली जो पुस्तक होती है वह रेड डाटा बुक होती है। IUCN किस क्षेत्र से संलग्न एक संगठन है? तो IUCN जो है एक आपका जीव संरक्षण क्षेत्र के संलग्न संगठन कहलाता है। डायनासोर जो है किस जाति का उदाहरण है? तो डायनासोर यह विलुप्त जाति का उदाहरण है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? तो भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण जो है आपका यह रोहिणा हो जाएगा। टी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? तो पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय का स्रोत कहला जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है संकटग्रस्त जाति कहलाता है। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में
आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो निरंतर यानी लगातार जो ह्रास होने के कारण सीगी संकटग्रस्त की श्रेणी को आने की आशंका को यहाँ पे सुमेध जाति कहा जाता है, सुभेद जाति कहा जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो स्वस्थानीय संरक्षण आपके टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति क्या होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन की उपस्थिति संख्या होती है उसको पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में जो है वह सहायता करती है। दोस्तों डीडीटी क्या होता है? डीडीटी को सभी को पता होगा, हम पिछले प्रश्न की बात कर चुके हैं। तो डीडीटी एक गैर जैव अपघटनीय है जिसे हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे। तो यह गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो बहिर्स्थानीय संरक्षण आपके जंतुआलय का उदाहरण कहलाता है। गिर क्या है? यह गिर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो किसकों के लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? तो घड़ियाल प्रोजेक्ट आपके चंबल नदी पर प्रतिस्थापित है। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण जो निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है वह दोस्तों आपका राष्ट्रीय पार्क है। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण 150 प्रश्न। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी पाए होंगे। और इसी प्रकार जो बेहतरीन क्लासेज पाने के लिए, मैराथन क्लासेज पाने के लिए, एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन के लिए आपका बाल विकास का भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है। जो महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों का हमने मैराथन क्लास किया था ये भी आपका पर्यावरण संबंधी है। और आने वाले सभी सब्जेक्ट को आप किसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, हर एक क्लास ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर ही है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।